हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो ये वीडियो मेरे जो 3-4 दोस्त ने मेरे को इंस्टा पे मैसेज किया, तो मैं उनके रिलेटेड ही बनाना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा, मेरे को एक एक बात बताई उन्होंने कि सर ऐसे ऐसे करके हमने, जो हमारा एजेंट है उसने ऐसे ऐसे करके हमारे साथ की, और उनके केस में क्या था, उनसे पैसे भी पूरे ले लिए और अभी तक उनकी अपॉइंटमेंट भी नहीं आई है, बट वो पूरे पैसे एजेंट को दे चुके हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि सर इस हिसाब से कोई वीडियो बनाइए कि हम किस हिसाब से जब एजेंट के पास जाते हैं तो किस हिसाब से बात करें एजेंट के साथ, ताकि जो हमारे पैसे का लॉस ना हो सके। तो मैंने उनको बोला था कि हाँ, अभी ऐसा तो अगर आपके साथ हो रहा है, अभी 3 केस मेरे पास ऐसे आए कि उनकी सेम प्रॉब्लम थी, उन्होंने एजेंट को पैसे पूरे दे के रखे हैं लेकिन उनकी अभी तक अपॉइंटमेंट ही नहीं आई है। तो आज हम उसी के रिलेटेड बात करेंगे कि कैसे आपको एजेंट के साथ बात करनी है अपने, ताकि आपके साथ कोई भी जो धोखा ना हो सके, या आपके साथ कोई भी ऐसा ना हो सके कि आपके जो पैसे मरने का चांस हो या आपके पैसे लॉस होने का चांस हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एजेंट लोग हैं जो आपका ब्रेन वॉश कैसे करते हैं। क्योंकि कोई भी बंदा है ना जो अपने घर से नहीं सोच के जाता कि मैं पोलैंड के लिए लगाने के लिए जाऊंगा, ये कैसे कैसे करके आपको पोलैंड पे लेके आते हैं, तो पहले उसको समझते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले तो जैसे आप अभी सभी यूट्यूब है आपके पास, इंस्टाग्राम है, और सबके आजकल जो भी एजेंट है सब ने अपने जो अकाउंट बना के रखे हैं, सभी उसी पे अपने वीज़े बताते हैं कि हाँ ये देखो हमने इस कंट्री का वीज़ा लगाया। और अब जब भी आप देखते हो इंस्टाग्राम पे, जहाँ यूट्यूब पे देखते हो, तो फिर आप ऑफिस का कॉल करोगे कि हाँ सर ऐसा ऐसा करके मेरे को भी जाना है, तो आपको ऑफिस में बुलाया जाएगा। ऑफिस में बुला के आप तो सोच के जाते हो कि हाँ यार मैं तो इंग्लैंड का या कनाडा किधर का भी जाऊँगा, तो वो तो आपको सिंपली पता होता है कि उसके लिए आईएलटीएस की ज़रूरत पड़ेगी। सही है, तो उसके लिए तो आपको पहले से मना कर देते हैं कि हाँ उसके लिए आईएलटीएस की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप आईएलटीएस कर सकते हो तो आप बताओ। तो फिर आपको होता है कि इंग्लिश हमारे जो खासकर इंडिया में तो बहुत बड़ा, खासकर पंजाब में हम तो बहुत बड़ा उसको माना जाता है कि हाँ यार आईएलटीएस करना तो बहुत टफ है। तो इसके लिए हम सोचते हैं कि सर कुछ ऐसी कंट्री बताओ कि जिसमें आईएलटीएस की ज़रूरत ना पड़े। तो फिर हमको लेके आएंगे वो शेंगेन कंट्री में, जैसे जर्मनी हो गया या फ्रांस हो गया, अच्छी अच्छी कंट्रियों का नाम लेके बताएंगे कि बट उसमें क्या होगा, उसमें आपकी इंटरव्यू होगी। तो फिर इंटरव्यू से भी हमको डर लगता है कि हाँ यार हमको तो एम्बेसी में इंटरव्यू नहीं देनी है। फिर हम बोलेंगे कि हाँ सर आप कुछ ऐसा बताओ कि हमको इंटरव्यू भी देनी ना पड़े और हमारा काम भी हो जाए। तो फिर आपको वही समझाएंगे पोलैंड के बारे में। और पोलैंड के बारे में ही क्यों समझाएंगे, बाकी कंट्रियां भी है, जैसे अभी तो स्लोवाकिया के वीज़े भी अच्छे मिल रहे हैं, और क्रोएशिया का चलो अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, उसका ज़्यादा टाइम लग रहा है। और ये पोलैंड का आपको क्यों सजेस्ट करेंगे, क्योंकि पोलैंड का जो वर्क परमिट है सबसे जल्दी आता है, और जो उसकी अपॉइंटमेंट का झोल चल रहा है उसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले तो आपको यही बताएंगे कि आप ऐसा करो, अभी आपको जो पोलैंड का अप्लाई कर देते हैं, और पोलैंड का आपका कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा, तो और उसका जो वर्क परमिट है आपका 2-3 मंथ में वर्क परमिट आ जाएगा। 2-3 मंथ में अपॉइंटमेंट के लगा के आपको जी बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 7 मंथ के अंदर आप पोलैंड में चले जाओगे। और आप सोचते हो कि हाँ ठीक है यार 6-7 महीने में अगर मैं पोलैंड में चला जाऊँगा, और फिर आपको क्या बताएंगे कि आपका तो उधर अच्छे पैसे बनेंगे, और जो 27 कंट्री का आपके पास एक्सेस होगा, कि अगर आप एक बार पोलैंड में एंट्री हो गई तो आप शेंगेन की किसी भी कंट्री में, जर्मनी में जा सकते हो, फ्रांस में जा सकते हो, इटली में जा सकते हो। तो लेकिन आपको पूरी स्टोरी नहीं पता होता है, जो जो बताते हैं तो आपके दिमाग में चलता है हाँ यार मैं तो जर्मनी में, हाँ वो जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते। जब भी आपको एक बार वीज़ा, आप किसी भी शेंगेन की कंट्री में चले गए तो आप 27 कंट्री में किसी भी कंट्री में आप जा सकते हो। लेकिन उसका जो पूरा प्रोसेस होता है वो आपको नहीं पता है, सिर्फ आपको जो माइंड आपका जो ब्रेन वॉश करने के लिए आपको अच्छी अच्छी कंट्रियाँ बताई जाती हैं कि हाँ आप तो उधर भी जा सकते हो, आप तो जर्मनी में जा सकते हो। तो आपको लगता है कि हाँ यार ठीक है, अगर मैं 5-6 महीने के कोई इंटरव्यू नहीं देना है और हमको कोई आईएलटीएस नहीं करना है, तो अच्छा है, हमारा हो जाएगा काम तो। और एजेंट लोगों को पता होता है कि हाँ पोलैंड का जो वर्क परमिट बहुत जल्दी आ जाएगा, जो हमको पैसे चाहिए वो पैसे हमको मिल जाएंगे, बाकी अपॉइंटमेंट बंदे की मिले ना मिले वो बाद की बात है। तो जो मेरे अरब वाले दोस्त हैं उनको बोलते हैं कि हाँ आपका तो हमको पासपोर्ट चाहिए और आपकी कंपनी से एनओसी चाहिए, क्योंकि जो अरब में एजेंट लोग हैं उनको पता होता है कि जो पासपोर्ट होते हैं, हर एक बंदे का पासपोर्ट है कंपनी ने रखा होता है, और कंपनी से पासपोर्ट निकलवाना बहुत टफ होता है, और कंपनी से एनओसी लेना उससे भी ज़्यादा टफ होता है। तो इसके लिए अभी जो पोलैंड का अप्लाई करते हैं तो उसके लिए ना तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, सिर्फ पासपोर्ट का फ्रंट साइड और बैक पेज चाहिए होता है,
और जो बाकी के डॉक्यूमेंट ईजी होते हैं, आपकी जो आईडी चाहिए होती है, जो आपके कोविड के जो वैक्सीनेशन के आपके सर्टिफिकेट है वो चाहिए होते हैं, तो उनको पता होता है कि अगर वर्क परमिट अप्लाई करेंगे पोलैंड का तो एनओसी भी नहीं लगेगी और आपको पासपोर्ट भी देना नहीं पड़ेगा। तो बंदे को लग रहा है कि हाँ यार आसान है इसका, तो हाँ जब भी मेरी अपॉइंटमेंट आएगी या जाना पड़ेगा तब तो मैं कंपनी से रिजाइन मार के भी पासपोर्ट ले लूँगा। तो इस चक्कर में जो अरब वाले बंदे फंस जाते हैं और जो हमारे बेचारे इंडियन है या एशियन वाले हैं, तो उनको वही होता है कि यार मेरे को इंग्लिश का कोई टेस्ट ना देना पड़े, मेरे को कोई इंटरव्यू ना देनी पड़े, तो वो भी बेचारे उसी चक्कर में फंस जाते हैं। तो फिर वो आप जाते हो घर में जाके फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो या इंस्टा पे देखोगे, तो यूट्यूब पे तो अभी ऐसा ही है ना, अभी जो भी एजेंट लोगों ने अपने चैनल बनाए हुए हैं, अभी अगर 15 बंदों का अप्लाई करते हैं, अगर 15 बंदों में से उनका 6 बंदों का वीज़ा लग गया या 5 बंदों का लग गया, तो वो 5 बंदों की स्टोरी डालेंगे। जो 10 बंदे रिजेक्ट हुए हैं उनकी कोई स्टोरी नहीं डालेगा। और जब भी वो आप वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत जल्दी काम हो गया उनका, और ये तो बहुत आसान है, और देखो वीज़े भी कितने ज़्यादा लग रहे हैं। तो आप फिर उसमें फंस जाओगे, आप कर दोगे अप्लाई। तो उसके बाद में क्या होगा प्रोसेस, उसके बारे में आपको नहीं पता होता है कि हाँ यार अपॉइंटमेंट को भी तो इतना टाइम लगेगा। और अभी हम बात करेंगे उसके बाद के बारे में कि आपको प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं। सबसे पहले तो आपको पोलैंड का अगर आप अप्लाई करोगे तो वर्क परमिट आपका आ जाएगा। वर्क परमिट आपका आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने में आपका वर्क परमिट आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन उसकी जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। वो डायरेक्ट एम्बेसी में आपको अपनी फाइल सबमिट करनी पड़ती है और आपकी लक पे डिपेंड करता है, आपकी किस्मत है, महीने में आ जाए, 2 महीने में आ जाए, 6 मंथ में आ जाए। और अभी तो मेरे एक दोस्त का मैसेज मेरे को आया था, मैंने वीडियो डाली थी तो आप शायद कमेंट देख भी लेना, उसका 18 महीने के बाद अपॉइंटमेंट आया। और जब भी आप जाओगे एजेंट के पास वो तो आपको 6 से 7 महीने बताएगा, ये कोई नहीं बताएगा कि आपको 18 महीने या 2 साल भी लग सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में कि आपको जो अपने एजेंट के साथ कैसे बात करनी है, कैसे पेमेंट की बात करनी है और कौन कौन सी बातें हैं जो आपको अप्लाई करने से पहले पूछनी चाहिए। सबसे पहले आपको पूछना है कौन सी कंपनी में मेरा अप्लाई कर रहे हो, मेरे को उस कंपनी का नाम बताइए। कंपनी का नाम पूछ लिया, उसके बाद में पूछना है सैलरी कितनी है। सैलरी पूछ लिया, अकोमोडेशन फ्री है या कॉस्टली है, या ट्रांसपोर्टेशन का क्या खर्चा है, और किस काम में मेरा अप्लाई कर रहे हो, कौन से ट्रेड में मेरा अप्लाई कर रहे हो, ये पूछना है आपको। और फिर जब भी आपको सभी ये चीज़ें पता चल जाए उसके बाद में आपको डिसीजन लेना है कि हाँ अभी आप पूरा सेटिस्फाई हो जाओगे। जब भी आपको कंपनी बताएगा तो सबसे पहले आपको कंपनी गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, जहाँ अपने गूगल में सर्च करें, यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि बहुत सारी जो फेमस कंपनी होती है यूट्यूब पे भी उनके बारे में डिटेल होती है। तो जब भी आप सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ ये कंपनी भी जेन्युइन है जो बता रहा है, और सैलरी भी आपको सेटिस्फाइड हो कि हाँ इतनी सैलरी अच्छा है आपके लिए। और सबसे पहले आपको मिनिमम वेज देखना है कि पोलैंड में जो मिनिमम वेज उधर का कितना चल रहा है, कि मंथली सैलरी मिनिमम कितनी चल रही है। अगर उधर 3000 चल रही है तो आपको कम से कम 4000 का जो सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि उधर 6 मंथ के बाद में सैलरी बढ़ जाती है। कहीं ऐसा ना हो उधर 3000 चल रही है आप 3000 का ले लो, 6 मंथ के बाद में आपका जो वर्क परमिट किसी भी काम का ना रहे। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि उधर की आपको नेट पे सर्च करना है। अभी का मैं बता देता हूँ, अभी का जो मिनिमम वेज है उधर वो 3600 जिलोटी चल रहा है। आपकी जो सैलरी है वो 4000 से ऊपर ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी नया साल आ जाएगा तो उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए ये बातों का भी आपको ध्यान रखना है। और ये सब बातें पता करके आप जब भी पूरा सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, सैलरी का भी आपको सेटिस्फाइड हो, अकोमोडेशन आपको फ्री में मिल रही है और ट्रांसपोर्टेशन फ्री में मिल रही है, तब आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ आपको उस कंपनी में अप्लाई करना है। तो पेमेंट की बात कैसे करनी है, अभी जो तो दोस्त मेरे इंडिया में है वो तो कम से कम आप 50,000 दो पहले आप, क्योंकि बिना पैसों के आपका कोई भी अप्लाई नहीं करेगा। और जब अगर आप अरब कंट्री में किसी में भी हो, सऊदी में हो, जहाँ अपने दुबई में हो, कतर में हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको 2000 दिरहम पहले दे सकते हैं। मांगते तो ज़्यादा है, 4000 मांगते हैं, लेकिन आप 2000 दे के स्टार्ट करें। उनको बोले कि बाकी जब मेरा वर्क परमिट आएगा तो मैं आपको हाफ पेमेंट तब दूंगा, और बाकी जब मेरा वीज़ा स्टैंप होके आ जाएगा हाफ पेमेंट मैं तब दूंगा। तो जब आपका वर्क परमिट आता है, अभी 2 महीने लग जाएंगे, आपका वर्क परमिट आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्क परमिट उनको बोलना है कि सर मेरा वर्क परमिट है, वो आप एम्बेसी में सबमिट करो, जो ई कॉन्सुलेट फाइल में रजिस्टर्ड करो मेरा वर्क परमिट, और मेरी ईमेल लगनी चाहिए।
उधर ये याद रखना, आपकी ईमेल आपको अपनी लगानी है एम्बेसी में, ताकि एवरी वीक आपको ईमेल रिसीव हो। नहीं तो आपको अगर आपके एजेंट ने आपकी ईमेल नहीं लगाई तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका जो फाइल ई कॉन्सुलेट सिस्टम में डाली है उसने या नहीं डाली। आपको कोई स्टेटस नहीं रहेगा। अगर आप अपनी ईमेल दोगे एजेंट को डालने के लिए, तब आपको एवरी वीक आपको एटलीस्ट पता चलते रहेगा कि हाँ कि मेरा जो सिस्टम है, जो मेरा काम है वो चल रहा है, प्रोसेसिंग में है सिस्टम। और अगर आपको ईमेल नहीं दिया, अपने एजेंट ने अपना खुद का ईमेल दिया, तो आपको कोई स्टेटस नहीं रहेगा आपके पास कि आपका जो अपॉइंटमेंट आपकी आ रही है, एवरी वीक आपको ईमेल आ रही है या नहीं आ रही है, तो वो आपको नहीं पता चलेगा। और जब भी आपको ईमेल आ जाती है एम्बेसी से कि जो आपका वर्क परमिट है वो वेरीफाइड हो गया है, आपकी जो फाइल आपने दी है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है ई कॉन्सुलेट सिस्टम में, तब आप अपने एजेंट को हाफ पेमेंट दे सकते हो। क्योंकि उससे क्या है, आपको 100% क्लैरिटी हो जाती है कि जो आपको वर्क परमिट मिला है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। क्योंकि ओरिजिनल होगा तभी आपकी जो एम्बेसी है वो उसको एक्सेप्ट करेगी। अगर उसमें कोई भी छोटी भी प्रॉब्लम होगी तो एम्बेसी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो उसके बाद में आपने हाफ पेमेंट दे दी, फिर हाफ पेमेंट आपको देनी है, फिर आपको अपॉइंटमेंट की वेट करनी है। और ये याद रखना, जो भी अप्लाई कर रहे हैं पोलैंड के लिए, अपॉइंटमेंट को भाई टाइम लग रहा है। अभी नहीं तो मैं लास्ट वीडियो डाली थी, उसमें एक बंदे ने कमेंट मारा था, उसकी 18 महीने के बाद अपॉइंटमेंट आई है। तो इसलिए आप अगर पेशेंस रख सकते हैं तभी आप पोलैंड के लिए अप्लाई करें, नहीं तो और दूसरी कंट्रियां भी है उसमें आप अप्लाई करें। क्योंकि 18 महीने उसको हो गए वेट करते 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 करते, फिर 18 महीने के बाद उसकी अपॉइंटमेंट आई। तो ऐसा नहीं है कि आपकी भी 18 महीने में आएगी, आपका क्या पता आपका महीने में आ जाए, आपका 2 महीने में आ जाए या 6 मंथ में आ जाए, लेकिन फिर भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि अपॉइंटमेंट कब आती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको कभी भी 1 साल का वर्क परमिट नहीं लेना है, सीजनल वर्क परमिट नहीं लेना है। कम से कम 2 साल का वर्क परमिट आपके पास होना चाहिए। कोशिश करें कि आप 3 साल का वर्क परमिट ही लें, लेकिन चलो अगर 3 साल का नहीं है तो एटलीस्ट 2 साल का वर्क परमिट आपका होना चाहिए। और उसके बाद में जब भी आपकी अपॉइंटमेंट आती है तब आप सबमिशन के लिए जाते हो। तो जब भी आप सबमिशन के लिए जाओगे तो होपफुली अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो वेल एंड गुड, आप अपने एजेंट को जो बाकी की बची पूरी पेमेंट है वो दे सकते हो। और अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपको एजेंट से पहले से बात करनी है कि सर अगर मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है किसी भी कारण, तो फिर उसका नेक्स्ट सीन क्या है। तो अगर तो आपका एजेंट आपको बोलता है कि हाँ ठीक है, अगर आपका एक बार वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 बार फिर से चांस होता है, आप रीअपील कर सकते हो 2 बार। अगर आपका 2 बार भी नहीं लगता है, सही, आपने एक बार फाइल अपनी डाली रिजेक्ट हो गया, दूसरी बार डाली फिर से रिजेक्ट हो गया, तो फिर आपको क्या करेंगे। फिर आपको एजेंट से यही पूछना है कि अगर तो आप मेरा वर्क परमिट के पैसे कट करके बाकी पैसे मेरे को वापस कर दोगे तभी आप अप्लाई करें। क्योंकि अभी बहुत सारी फाइलें रिजेक्ट भी हो रही है। ऐसा नहीं है, अगर 100 फाइलें एम्बेसी में जा रही है तो उसमें 25-30 के वीज़े आ रहे हैं, ज़्यादातर रिजेक्शन हो रही है। तो इसके लिए ये आपको पहले से सोच के रखना है, पहले से उससे बात करनी है कि सर अगर मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद में क्या सीन है। तो मोस्टली जो एजेंट है आपको वही बोलेंगे कि हम आपका रीअपील करेंगे। अब उनसे पूछो कि अगर रीअपील करने के बाद में भी नहीं लगा वीज़ा तब क्या करोगे। तो तभी आपको ऐसे बात करनी है कि सर अगर तो आप मेरा रिफंड करोगे पैसा, हाँ आपका वर्क परमिट का खर्चा हुआ है, आप वर्क परमिट का पैसा कट करके अगर तो मेरे को बाकी मेरा पैसा वापस करते हो तब तो ठीक है, तब तो आप अप्लाई कर दो। क्योंकि ऐसा करते हैं एजेंट, ऐसा नहीं है कि एजेंट को बहुत घाटा पड़ जाएगा अगर ऐसा करेगा, तो नहीं होगा कुछ। क्योंकि वर्क परमिट है बहुत अभी इजीली मिल रहे हैं, पोलैंड के वर्क परमिट बहुत इजीली मिल रहे हैं, क्योंकि उधर की गवर्नमेंट को तो पैसा बन रहा है भाई। उनको कोई मतलब नहीं है आपका अपॉइंटमेंट साल में आ रहा है, 1.5 साल में आ रहा है, 2 साल में आ रहा है। उनका उधर से वर्क परमिट इशू हो गया, उनका गवर्नमेंट का फीस लग गया, तो इसलिए उधर से वर्क परमिट बनना बंद नहीं हो रहा है। वो तो बना रहे हैं, जितने भी बंदे अप्लाई कर रहे हैं सबको वर्क परमिट दे रहे हैं, क्योंकि उनकी वही है ना, उनकी जो गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है, तो वो क्यों बंद करेंगे। अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो वो हमारी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए उधर से वर्क परमिट आने बंद नहीं हो रहे हैं, वो बहुत वर्क परमिट मिल रहे हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है। इसलिए आपको ये सब सोच समझ के पूरी अच्छे से बात करके फिर ही आपको अप्लाई करना है। और आई होप कि अभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने आपको बताया, अगर आप अपना वर्क परमिट सबमिट या रजिस्ट्रेशन होने के बाद में पैसा दोगे तो आपका पैसा मरने के चांसेस बिल्कुल 0% है। क्योंकि अगर आपके जो वर्क परमिट फेक होगा या उसमें कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी तो एम्बेसी आपका वर्क परमिट है
वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो उसी टाइम उसको कैंसिल कर देगी। आपकी अपॉइंटमेंट आनी ईमेल आनी स्टार्ट ही नहीं होगी अगर आपके वर्क परमिट में कोई झोल होगा। और अगर आपका वर्क परमिट असली होगा, आपको ईमेल आएगी तो आपको अपॉइंटमेंट तो मिल ही जाएगी। चलो देर से मिलेगी तो सही ना, देर से मिले, चाहे महीने में 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने जितना भी लगता है टाइम, एक दिन मिलेगी। अगर आपका वर्क परमिट ओरिजिनल है तो आप एम्बेसी में जाओगे तो आपका वीज़ा लगने के चांस भी ज़्यादा है अगर आपका वर्क परमिट ओरिजिनल है तो आई होप कि दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे कि आपको किस हिसाब से जो एजेंट से बात करनी है ताकि आपका लॉस ना हो सके। मैं तो आपके लॉस के बारे में सोच रहा हूँ कि आपका लॉस ना हो और एजेंट का लॉस भी ना हो। अगर आपका वीज़ा लगता है तब भी बहुत अच्छा है, नहीं लगता है तभी भी आपका लॉस ना हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ, उनके साथ खासकर शेयर करें कि जो अभी जाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के पास तो वीडियो पहुंचेगी नहीं जो अप्लाई करने जाएंगे। और जब वो अप्लाई कर देंगे फिर जब फंस जाएंगे, फिर YouTube पे सर्च मार के देखेंगे तब उनको ये वीडियो मिलेगी। और इसलिए अगर आपको कोई जान पहचान वाला आपका अप्लाई करना चाहता है तो आप पहले से उसको वीडियो सेंड करें ताकि उसको पहले से पता चल जाए कि हाँ ये हो सकता है और किस हिसाब से बात करनी है तो किसी का भला हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और चैनल पे अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।